औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड को कैसे एक्सप्रेस करें, किस चीज़ से पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। और Ka और Kb जैसे टर्म्स ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्या होते हैं, और लेविस एसिड और लेविस बेस ये आज की टॉपिक में शामिल है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि अगर आपके पास कोई एसिड आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज हम कहते हैं, अच्छी तरीके से आयोनाइज होता है, हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होना चाहिए? इजी आयोनाइज, आसानी से आयोनाइज होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो कल उसी दिन मैंने बताया था कि प्रोटॉन वाले केस में जो प्रोटॉन देता है वापस ले लेता है, कंजूसी कर लेता है, तो वो वीक एसिड होगा। और जो प्रोटॉन दे दिया फिर दे दिया, ये वही बात है। इसने एक बार प्रोटॉन दे दिया, अपने आप को आयोनाइज कर दिया, वही बात है। प्रोटॉन दे दिया, अपने आप को आयोनाइज कर दिया। और जितना आसानी से, जितना क्विकली अपने आप को आयोनाइज करेगा, वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम एक लफ्ज आज देखेंगे, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको हम लोग किस चीज से शो करते हैं? Ka से शो करते हैं। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब आपको किसी एसिड पे ये नहीं देखना है कि ज्यादा अपने आप को आयोनाइज कर रहा है या नहीं कर, नजर ही नहीं आ रहा है। आप किसी एसिड की स्ट्रेंथ को पता करना चाहते हो तो बस इस वैल्यू को देखो। अगर तो ये वैल्यू ज्यादा है, Ka ज्यादा है, तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है। बस ये बात आपने याद रखनी है। Ka की वैल्यू अगर कम है तो एसिड वीक है। अच्छा, अब Ka को हम बनाने की कोशिश करते हैं कि Ka बनता कैसे है। हम एक एसिड ले लेते हैं, एसिड को A से शो करते हैं, A फॉर एसिड। इस एसिड के साथ एक H अटैच कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि एसिड के पास अक्सर औकात प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन होता है। हालांकि बाज़ एसिड्स होते हैं उसमें प्रोटॉन नहीं होता, फिर उसको कैसे पहचानेंगे वो मैं तरीका बताऊंगा आपको। ऐसा एसिड जिसमें प्रोटॉन नहीं है उसको कैसे पहचानेंगे? तो बहरहाल फिलहाल एक एसिड उसके साथ प्रोटॉन है, पानी के अंदर डाल के इसको देखना पड़ेगा वाटर के साथ। अब जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन कि ये अपना प्रोटॉन किसको देगा? वाटर को देगा। वाटर क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा और A अकेला हो जाएगा माइनस। इस A माइनस को आप लोग क्या नाम देंगे और इस H3O को क्या नाम देंगे? कौन बता सकता है मुझे? इसका कोई नाम है या नहीं है? ये तो था एसिड, ये इसने अपने आप को बेस शो किया। क्यों बेस शो किया? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन लेने वाला बेस है, प्रोटॉन देने वाला एसिड है। तो ये क्या भला है? कंजुगेट। यस। सो दिस इज कंजुगेट बेस। ये क्या है? कंजुगेट, सॉरी, ये कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट एसिड हमेशा किस चीज से बनता है? बेस से बनता है। कंजुगेट एसिड हमेशा बेस से बनता है, कंजुगेट बेस हमेशा एसिड से बनता है। सो ये कंजुगेट बेस को मैं Cb लिख लेता हूं। क्या? Cb मीन्स कंजुगेट बेस, और ये क्या है? कंजुगेट एसिड। इतना था हमें आ गया। रिवर्सिबल रिएक्शन में
अगर हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के ऊपर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अगर मैं H3O, अगर मैं इस तरह लिख दूं H3O, इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय A- जो कि आपका कंजुगेट बेस है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूं रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, AH का कंसंट्रेशन प्लस H2O प्लस H2O, अच्छा सॉरी, ओके। तो इससे क्या बनेगा, किसी को याद है? KC बनेगा। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, ऐसा रिएक्शन जो आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आप प्रोडक्ट को लाइन के ऊपर लिखोगे, रिएक्टेंट को लाइन के नीचे लिखोगे, तो इससे क्या चीज़ बनता है, KC बनता है। बिल्कुल यहाँ तक आपका करेक्ट है। KC का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पानी क्या जो अमाउंट है, मैंने आपसे कहा था कि पानी बहुत कम आयनाइज होता है, वेरी वेरी लेस, तो यूँ समझे कि ये आयनाइज हुआ ही नहीं है बहुत, तो सारा का सारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। जो जिस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होती दैट कॉल्ड कांस्टेंट। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये पहले से कांस्टेंट था, अगर ये H2O इधर आके इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए H2O, तो हमारे पास कितने कांस्टेंट हो जाएंगे, 2 कांस्टेंट हो जाए, KC मल्टीप्लाई बाई H2O। जिक्र किस चीज़ का हो रहा है, एसिड का हो रहा है। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक नया कांस्टेंट हमारे पास आएगा, दिस इज कॉल्ड Ka। उस केस में KW था ना शुरू में, लेकिन आज हम लोग इसको चूंकि एसिड के साथ कर रहे हैं, तो अब इस कांस्टेंट का नाम है Ka इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कांस्टेंट्स, 2 कांस्टेंट्स। KC मल्टीप्लाई बाय वाटर इज Ka। अब Ka से मुकम्मल तौर पर क्या बनेगा, H3O कंसंट्रेशन और A- कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AH, एसिड है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंजुगेट एसिड को मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट बेस के साथ और उसको डिवाइड करेंगे एसिड के अमाउंट पर, कंसंट्रेशन के, तो जो आंसर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड योर Ka। आप कोई एसिड ले लेंगे, कोई भी एसिड आपके पास है, कोई भी एसिड है, उस एसिड का आपने करना क्या है, कंजुगेट एसिड की कंसंट्रेशन ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो कंजुगेट बेस के कंसंट्रेशन के साथ और फिर डिवाइड करो जितना एसिड आपने लिया था उसके कंसंट्रेशन पर, तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का नाम है Ka। अब मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स का अपना अपना Ka वैल्यू होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास नीचे कुछ एसिड्स मैंने लिखे हुए हैं और यहाँ पर उसका Ka वैल्यूज़ है, ठीक है। जैसे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। इसका Ka वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेज की पावर प्लस 10, बहुत बड़ा नंबर है, वेरी बिग नंबर। Ka इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि Ka ज़्यादा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, सो दिस मीन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वाई? बिकॉज इसका Ka काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद क्या है हमारे पास, हाइड्रो आयोडिक एसिड। आप लोग हाइड्रो आयोडाइड विद हाइड्रोजन आयोडाइड भी बोल सकते हैं उसको, HI, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये एक एसिड है, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक, क्योंकि आयोडीन है ना, ये I फॉर आयोडीन, हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 10 रेज़ की पावर 9, इसकी वैल्यू है 10 रेज़ की पावर 10, सॉरी, इन दोनों की वैल्यू जो है 10 रेज़ की पावर 10 है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये मैंने थोड़ा सा इस तरह 10 रेज़ की पावर 9, ये इसके लिए बोला जाएगा 10 रेज़ की पावर 9। इसकी वैल्यू भी क्या है, 10 रेज़ की पावर 10 है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे आ जाओ, HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, 10 रेज़ की पावर 9 हो गया।
और H2SO4 की वैल्यू और भी कम होगी, 10⁻³ हो गया। यानी ये कमज़ोर एसिड है, ये उसके मुकाबले में, हालांकि ये H2SO4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन इसके मुकाबले में वीक है। अगर आप इससे नीचे आओगे, एसिटिक एसिड, इसका तो माइनस में चला गया, इसका Ka तो माइनस में है, और वाटर का सबसे कम वैल्यू है। -16 इज द लोएस्ट नंबर। मतलब यहां पर अगर आप देखें, पावर अगर प्लस में ज्यादा हो रहा है तो बड़ा नंबर है। क्या कहा मैंने? पावर अगर प्लस में बढ़ रहा है तो बड़ा नंबर है, पावर अगर माइनस में बढ़ रहा है तो वो छोटा हो रहा है। -5 इज बिग नंबर देन -16। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन वाटर भी अपने आप को, उसका भी एक Ka वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो Ka के वैल्यू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो ये आप उस वक्त नहीं थी जब हम ये पढ़ा था, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये पिछले लेक्चर में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप लेट आई तो वेबसाइट के थ्रू आप ये देख लेंगे। ठीक है, हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, पढ़ चुके हैं हम लोग ना, याद है? ये जो H3O है, ये वाला, ये असल में H2O था पहले। H2O एक बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन ले सकता है, प्रोटॉन लेने के बाद इसका नाम है H3O। अब ये दोबारा अपना प्रोटॉन दे सकता है, वापस दे सकता है, तो यहां पर ये बतौर एसिड अपने आप को शो करेगा। सो ऐसे चीज का नाम है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा कहां से बनता है? कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनता है। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनता है, कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से बनता है। ये पेर हम पढ़ चुके हैं बार बार, अब रट गए हम लोग। कॉन्जुगेट एसिड इज ऑलवेज फ्रॉम बेस, कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज फ्रॉम एसिड। अच्छा, तो ये फार्मूला आ गया। कभी अगर आपने Ka फाइंड करना है तो आपने करना क्या है? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ज़ाहिर आप पानी में डाल के चेक करोगे, पानी में डाल के चेक करना पड़ेगा। जो भी एसिड पर आप तजर्बा करें, पानी में डालना पड़ेगा। तो चेक करेंगे कि उसमें हाइड्रोनियम आयन कितना है, उसमें कॉन्जुगेट बेस कितना है, उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। आपने जितना एसिड लिया उसमें डिवाइड करे तो आपके पास Ka आ जाएगा। अच्छा, यहां से भी आप थोड़ा सा कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और लाइन के नीचे वाला इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइजेशन हो गई हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा एसिड अपने आप को आयनाइज करेगा तो ये चीज़ ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा? अगर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड अपने आप को आयनाइज करेगा तो ये वाला ज़्यादा बनेगा। तो अगर आप A को ज़्यादा करोगे तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। लाइन के ऊपर वाला चीज़ डायरेक्ट रिलेशन है, लाइन के नीचे इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से ये जो H3O आयन कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा ये अपने आप को आयोनाइज करेगा उतना ज़्यादा प्रोटॉन पानी को मिलेगा। ज़्यादा प्रोटॉन पानी को मिलेगा तो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। लिहाजा हाइड्रोनियम आयन को ज़्यादा करने से K बढ़ जाता है। और अगर आपके तजर्बे के दौरान ये वाला जो एसिड है ये आयनाइज ही नहीं हुआ है, बिल्कुल आयनाइज ही नहीं हुआ है, तो सारा का सारा एसिड तो पड़ा होगा। सपोज आयनाइज बहुत कम आयनाइज हुआ है तो ये तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड आयोनाइज हो जाए तो इधर ये वाला कम पड़ेगा, तो ये वाला कम पड़ेगा। तो अगर मैं ये निशान इस तरह लिख दूँ, ये कम हो जाएगा ना, Ha कम हो जाएगा तो उसका मतलब ये Ka भी बढ़ जाएगा। तो Ka का ताल्लुक एसिड के साथ इस तरह से कि ये एसिड कम होगा तो Ka बढ़ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये एक रिलेशन आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये जो Ka का डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा, व्हाट इज Ka? Ka इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka लिख लेते हैं, इसको आप लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी आप लोग लिख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एसिड, इसका एक और डेफिनेशन भी है, द एबिलिटी ऑफ एन एसिड, द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू what? To ionize, the ability of an acid to ionize.
एक ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा है द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन, द एबिलिटी ऑफ एन एसिड, द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू के बाद मैं क्या लिखूंगा, टू डोनेट प्रोटॉन। यानी Ka का 3 डेफिनेशन आपके पास आ गए। वैसे तो Ka को कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, लेकिन इसको डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। एक फार्मूला को देकर डिफाइन करो, हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, या कंजुगेट एसिड को कंजुगेट बेस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको एसिड के कंसंट्रेशन में डिवाइड करें, जो आंसर आएगा ये आपका Ka। डेफिनेशन नंबर 1 फार्मूला से बनाया। डेफिनेशन नंबर 2, किसी एसिड की एबिलिटी कि वो अपने आप को आयोनाइज कर दे, अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर दे। नंबर 3, किसी एसिड की वो एबिलिटी कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सके। जो एसिड जितना आसानी से प्रोटॉन डोनेट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो एसिड ज़्यादा आसानी से अपने आप को आयोनाइज करता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ लिया। ये एसिड का था Ka यहाँ पर ख़त्म हो गया और आपने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देख लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये जो Ka वैल्यूज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड के हमारे पास Ka वैल्यूज़ है, दीज आर इन द पावर फॉर्म, पावर की शक्ल में 10 रेज़ की पावर 10, 10, 10 रेज़ की पावर 9, 10 रेज़ की पावर 3, 1.8 × 10⁻⁵। ऐसे नंबरों से छुटकारा पाने के लिए कि हमारे पास एक सादा नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाए, सादा नंबर आ जाए, क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, या जोर से बोलो, बिल्कुल सही कहा। मैंने बार बार आपसे कहता हूं कि जब आपके पास इस तरह के नंबर आ जाते हैं, छोटे छोटे नंबर हो या बड़े बड़े नंबर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनसे इसको हम एक सादा नंबर की शक्ल में यानी 1 2 3 4 5 इस तरह की शक्ल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसका नेगेटिव लॉग ले लो। सो अगर मैं इस वैल्यू का नेगेटिव लॉग ले लूँ, यानी आपके पास पहले से क्या मौजूद था? पहले से आपके पास क्या मौजूद था? Ka मौजूद था। अगर मैं इसी Ka का नेगेटिव लॉग ले लूँ, नेगेटिव लॉग Ka का मैं अगर ले लूँ तो इससे क्या बनेगा? ये तकरीबन 12 से 22 या 32 बार ये रिपीट हुआ है, मेरे मुंह से निकला हुआ है Pka। Pk मूवी याद है? Pk मूवी। सो Pka, जब भी किसी चीज़ के साथ नेगेटिव लॉग लगता है तो P हाजिर हो जाता है। क्या कहा मैंने? कैसे कैसे P हाजिर हो जाता है? कब? जब किसी चीज़ के साथ, किसी नंबर के साथ, किसी नाम के साथ, किसी वैल्यू के साथ आप नेगेटिव लॉग लगा लेते हैं तो क्या आएगा? P आएगा। तो मैंने किसके साथ नेगेटिव लॉग लगाया? Ka के साथ नेगेटिव लॉग लगा लिया तो ये Ka बना Pka। अच्छा, Ka का वैल्यू अगर ये है 1.0 × 10⁻10 है, तो इसके वैल्यू के साथ अगर मैं नेगेटिव लॉग लगा दूं, नेगेटिव लॉग Ka की वैल्यू कितने हैं? ज़रा मिसाल के तौर ये बता दो। 1.0 × 10, 1.0 तो काउंट ही नहीं होता है, 1 1 है, तो log 10 रेज़ की पावर 10, नेगेटिव log 10 रेज़ की पावर 10। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब -log 10 आ जाता है तो सॉल्व करने के लिए ये log भी गायब हो जाएगा, ये 10 भी गायब, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो नीचे बैठ जाएगा, तो ये 10 नीचे आ जाएगा। अब चूंकि इसके पास माइनस नहीं है कि माइनस कैंसिल कर सके, तो ये माइनस फिलहाल रहेगा। अगर इधर माइनस होता, ये माइनस के साथ कैंसिल होकर के सिर्फ 10 आ जाता। सो नाउ इट इज़ -10। सो Ka कितना है? Ka 10 रेज़ की पावर 10 है, लेकिन उसका Pka बना -10। इसी तरह इसका भी Ka 10 रेज़ की पावर 10 है, तो इसका Pka क्या बनेगा? -10 बनेगा। इस तरह इसका 10 रेज़ की पावर 9 है, तो उसका Pka क्या बनेगा? -9। इसका 10 रेज़ की पावर 3 है, तो ये बनेगा -3। और इसका 1.10 -5 है, ये बना 4.7 और ये 15.7। अब आप लोग यहाँ पर ज़रा नोट कर लीजिए कि ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई है, इसका क्या नाम है? Pka।
इसका मतलब है अगर किसी एसिड का Ka बन सकता है तो उसी एसिड का pKa भी होगा। आप लोग Ka से भी पहचान सकते हैं, pKa से भी पहचान सकते हैं। एसिड को कैसे पहचान सकते हैं? Ka से भी पहचान सकते हैं, pKa से भी पहचान सकते हैं। कोई बोलेगा सर Ka अगर है तो इसकी क्या जरूरत है, Ka है तो pKa की क्या जरूरत है? क्या जवाब देंगे? अगर तो Ka है तो pKa की क्या जरूरत है? छोटे वैल्यूज पावर की शक्ल में कंफ्यूजिंग होते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब सादे नंबर आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, इसीलिए pKa लगा लेते हैं। अब थोड़ा सा ये है, जो कुछ आपने Ka के साथ सोचा था pKa के साथ वो उल्टा हो जाता है। Ka ज्यादा करने से एसिड बढ़ रहा था, pKa ज्यादा करने से एसिड कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लिहाजा जिसका Ka ज्यादा है, जिस एसिड का Ka ज्यादा है, लाजमन उसका pKa कम होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka ज्यादा होगा, उसका pK उतना ही ज्यादा नीचे होगा। तो -10 काफी छोटा नंबर है। सो -10 जितना छोटा नंबर आ जाए, pK जितना छोटा आ जाए, Ka बढ़ेगा और एसिड स्ट्रांग होगा। इसी तरह से pK भी काफ़ी ज़्यादा कम है तो Ka ज़्यादा है। अब आप लोग चलते जाइए, ये pK क्या हो रहा है यहाँ से? -10 कम, -9 ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? -10 के मुकाबले में -9 ज़्यादा हुआ, उधर आपका एसिड थोड़ा कमज़ोर हुआ। -9 के मुकाबले में -3 और ज़्यादा हुआ, -9 के मुकाबले में -3 ज़्यादा हुआ तो एसिड वीक, फिर से गलत, वीक। अच्छा, -3 के मुकाबले में 4.7 तो और भी ज़्यादा हुआ, तो ये उससे भी वीक एंड वीक। सो एसिड के लिए हम क्या कहेंगे? Ka ज़्यादा, pKa कम। ये हो गया आपका एसिड का स्ट्रेंथ फाइंड करने का तरीका। अब है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को कैसे पहचानते। जिस तरह एसिड को पहचानने के लिए आपने ये सारा का सारा बना लिया, मैं अब आपको आपके सामने एक बेस के बारे में आना चाहता हूँ कि बेस को कैसे पहचानते हैं कि बेस कमज़ोर है, बेस स्ट्रॉन्ग है, उसकी भी कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा लगता है, वैल्यूज़ को देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तब ये वैल्यू देकर अंदाज़ा लगा दो, बहुत बड़ी वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। Ka को देखना है आपने, Ka ज़्यादा वैल्यू है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, और pKa कम होनी चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका pKa कम होनी चाहिए। आप लोग आज से याद रखिएगा। मुझे पता है आप लोगों का दिमाग सारा का सारा पेंटियम 0 से भी नीचे चला गया हुआ है। 2 दिन के बाद आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग टू बी हॉनेस्ट पाकिस्तान में, ख़ासकर बलूचिस्तान में तालीम का मयार तबाह है। वो किस तरह तबाह है कि लोगों को अब वो नामहरूम हो गए इस तरह से कि तालीम में कुछ है ही नहीं, लिहाजा वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जिस चीज़ में दिल लग जाए उसमें बंदा बार बार फिर पढ़ेगा, फिर कैसे हो सकता है। तो ठीक है, ये भी जो आप लोग आ रहे हैं पता नहीं किस मजबूरी से आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं, बाकी बाद में देख लेते हैं। लेकिन कुछ ही स्टूडेंट है, एक हम उसको बोलते हैं दाना, कुछ हीरे निकलते रहते हैं स्टूडेंट में से, वो लोग पढ़ते रहते हैं। उनको एहसास होता है कि आज का लेक्चर मैं रिवाइज करूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा, याद रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। अच्छा, ये जिस तरह मैंने यहाँ से एसिड के लिए A से स्टार्ट किया था, पानी से रिएक्ट किया था, तो बेस को मैं B से शो करूंगा, पानी के साथ उसको भी रिएक्ट करके देखते हैं। बेस करता क्या है, डू यू रिमेंबर? बेस करता क्या है? बेस किसी दूसरे से क्या चीज एक्सेप्ट करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो H2O से जब प्रोटॉन चला जाएगा B बनेगा BH, और H2O बनेगा OH-। ये एक कौन सा रिएक्शन है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट यानी BH का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH का कंसंट्रेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं बेस के कंसंट्रेशन पर और पानी के कंसंट्रेशन पर, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एक नया कांस्टेंट मिलेगा, इसका नाम है Kc। वाटर को अगर मैं Kc के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं वाटर को Kc के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू BH का कंसंट्रेशन
into OH concentration divided by base। पानी खुद एक कांस्टेंट है, Kc भी एक कांस्टेंट है, तो अब जब Kc और H2O को आप मल्टीप्लाई करो तो इनसे एक नया कांस्टेंट बनेगा, उस नए कांस्टेंट का नाम है Kb। इसी चीज का नाम था Ka, यहाँ पर Kc मल्टीप्लाई बाय Ka से हमने इसको बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमने इसको Kb बनाया क्योंकि हम जिक्र किस चीज का कर रहे हैं, बेस का कर रहे हैं, तो नाउ इट इज कॉल्ड बेस Kb। और इसका फार्मूला आ जाएगा BH कंसंट्रेशन OH कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस। अब आपके पास एक नया चीज आया Kb। व्हाट इज Kb? जिस तरह ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था, बिल्कुल इसी तरह ये जो Kb है, Kb ये आपके पास आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। Ka का मकसद क्या था? Ka का मेन पर्पस क्या था? ये बताने के लिए कि ये एसिड स्ट्रांग है या वीक है। तो Kb का मकसद क्या होगा कि आया बेस स्ट्रांग है या वीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। सो अब जरा देखिए, आपके पास एक बेस है और आपके पास उसकी वैल्यू है Kb। जितना Kb की वैल्यू बढ़ेगी वो बेस ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, मोर स्ट्रांग। ज़्यादा स्ट्रांग बेस के लिए क्या बढ़ेगी? Kb वैल्यू। जिस तरह Ka ज़्यादा करने से एसिड स्ट्रांग हो रहा था Ka, तो Kb को ज़्यादा करने से बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब आपको हम बताएंगे कि हमारे पास कुछ बेसिस हैं। ये वाले जो है, ये हमारे पास क्या है? बेसिस है। ये वाले कुछ बेसिस हैं, इथाइलामीन, अमोनिया, पायरिडीन, एनिलीन, ये 4 बेसिस है। इथाइलामाइन, अच्छा इनकी वैल्यूज आपको कतन याद करने की जरूरत नहीं है। नेवर मेमोराइज दीज वैल्यूज, खाली अंदाजा कर लो कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, इसको कभी याद नहीं करना। हो सकता है आपके माइंड में परक्लोरिक एसिड की वैल्यू खुद ब खुद याद हो जाए कि अच्छा वो 10⁻10 था, आपको बाकी पे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनसे आइडिया ज़रूर निकाल दें कि स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka ज़्यादा होता है। इसी तरह से ये वाले जो कुछ नाम हैं, इथाइलामीन, अमोनिया, पायरिडीन, एनिलीन, इन नाम को ज़रूर याद रखें कि ये बेस है। कल को सवाल आ जाए कि इथाइलामाइन बेस है या एसिड है तो आप परेशान होंगे, लेकिन आज आपने इसको देखा, ये बेसिस हैं, इनकी वैल्यूज़ को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी आ जाते हैं इसकी कौन सी वैल्यूज़ की तरफ? Kb वैल्यूज़। पहले इसका Kb चेक करते हैं। इस बेस का Kb कितना है? 9.6 × 10⁻⁻⁴। अच्छा, इसका कितना है? -5। किसका ज़्यादा है? इथाइलामाइन का Kb ज़्यादा है या अमोनिया का Kb ज़्यादा है? पावर जब माइनस में आ जाए तो माइनस वाला नंबर अगर बड़ा होता जाएगा, ये नंबर असल में छोटा हो रहा है। तो -4 इज बिग नंबर देन -5, -5 इज बिग नंबर देन -9, -9 इज बिग नंबर देन -10। तो -4 इसके मुकाबले में ज़्यादा है, लिहाजा ये स्ट्रॉन्ग बेस है बनिस्बत अमोनिया के। अमोनिया फिर स्ट्रॉन्ग बेस है बनिस्बत पायरिमिडीन के। पायरिडीन फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एनिलीन के मुकाबले में। तो चूंकि इनका Kb कम हो रहा है, ये Kb -4 है, -5 कम हो रहा है, -5 के मुकाबले -9 और कम हुआ, -10 और कम हुआ। अच्छा, उसके बाद ये क्या बला है? यस, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप पावर से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप Kb का जस्ट क्या ले लो? नेगेटिव लॉग ले लो। तो नेगेटिव लॉग से बनेगा Pkb। तो ये जो वैल्यूज आपके सामने हैं, ये क्या है? ये Pkb है। Pkb 3.024। Pkb क्या बढ़ रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब वही बात आपने करनी है। अगर कोई बेस का Kb बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका Pkb को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
बस ये अपने याद। तो ये देखो, ये चूंकि एक स्ट्रांग बेस था, इसका के बी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका पी के बी कम आ रहा है, कम आ रहा है बनिस्बत इसके, कम आ रहा है। अच्छा, इसका पी के बी वैल्यू कितना है? -5 है। -5 का पी के बी वैल्यू कितनी आ रही है? 4.76। इसके मुकाबले में तो ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वीक बेस है। तो ये अपने माइंड में बनाना है, थोड़ा सोचना है कि क्या क्या करना है। पी के बी इज ऑलवेज रिवर्स ऑफ बेस स्ट्रेंथ, पी के इज ऑलवेज द रिवर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो पी के कम होना चाहिए, बेस अगर स्ट्रांग है तो पी के बी कम होना चाहिए। ये है। हाँ, अगर आपको ये नहीं चाहिए, पी के बी नहीं देखना, आंखें बंद करो, दफा करो उसको, तो बेस को अंदाजा कैसे लगाते हैं? के बी से। ज्यादा के बी स्ट्रांग बेस, और एसिड का क्या होगा? ज्यादा के ए स्ट्रांग एसिड। पी के ए की बात जब आएगी तो अपना दिमाग के अंदर रिवर्स गियर लगाकर आपने फिर सोचना है। तो पी के ए और पी के बी को पहले माइंड में लाना नहीं है, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। आपने के बी और के ए से याद रखना है कि के बी ज्यादा तो स्ट्रांग बेस, के ए ज्यादा तो स्ट्रांग एसिड। अगर कोई आपको तंग करे कि नहीं पी के बी से बताओ, फिर उल्टा बताया करो कि अगर पी के बी बढ़ेगा तो बेस वीक होगा, के ए बढ़ेगा तो बेस स्ट्रांग होगा, तो पी के बी बढ़ेगा तो बेस वीक होगा। ये आपने इस तरह उल्टा सोचना है। अब हम आ जाते हैं रिलेशन ऑफ के ए एंड के बी। ये जो के ए आपने पढ़ा है और ये जो के बी आपने पढ़ा है, इसके दरमियान भी कोई ताल्लुक है या नहीं है, तो वो हम अभी चेक करते हैं कि इसमें क्या ताल्लुक है। जब आप किसी सॉल्यूशन का के ए मल्टीप्लाई करोगे के बी के साथ, तो इसका आंसर हमेशा के डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के ए की वैल्यू हमेशा 10⁻⁻14 है। इसका मतलब यह है कि कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, उसका के ए की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे के बी के साथ, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻14। सो न्यूमेरिकल हाजिर है आपके सामने। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, वो आपको के ए की वैल्यू प्रोवाइड करे और आपसे के बी की वैल्यू पूछ ले, क्या करोगे? क्या करेंगे? अगर कोई शख्स आपको के ए की वैल्यू प्रोवाइड करे, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि भाई के ए की वैल्यू जो 10⁻⁻4 है, सपोज कहता है इसका जरा के बी फाइंड करो, क्या करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, के बी को फाइंड करना है तो इसको इधर अकेला छोड़ दो, के ए को उस तरफ शिफ्ट कर दो, यानी 10⁻⁻14 के नीचे कौन आएगा? 10⁻⁻4 आएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किस इसके? के बी की इक्वल हो जाएगा। ये 10⁻⁻4 जब लाइन के ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻14 इंटू 10⁻+4 -14 + 4 कितना बनेगा? -10। 10⁻⁻10, तो इसका मतलब ये है कि के बी की वैल्यू 10⁻⁻10 है। ये न्यूमेरिकल आते जाएंगे, आपने इस तरह से फिर सोचना है और करना है। तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे आपको करा दिया, तो ये रिलेशन भी आपका डन हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा पी के ए की शक्ल देकर बनाऊँ आगे, तो क्या बनेगा? ये वाला रिलेशन यहाँ पर जगह बना, हमारे पास यहाँ पर जगह है, तो मैं यहाँ पर इसको चेक करना चाहता हूँ। के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू क्या? के डब्ल्यू। अगर मैं नेगेटिव लॉग से राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये इक्वेशन का राइट साइड है, ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड को नेगेटिव लॉग के साथ, तो नेगेटिव लॉग के ए के साथ भी लगेगा, नेगेटिव लॉग के ए मल्टीप्लाई बाय के बी के साथ लग जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू। क्या किया मैंने? नेगेटिव लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके दे दिया। हमारे पास मैथ में ऐसा इजाज़त है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो कोई एक नंबर हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। नेगेटिव लॉग का अगर आप के ए के साथ मल्टीप्लाई करो के बी के साथ, तो आपके ज़हन में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? नेगेटिव लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी, याद है? क्या इस तरह लिखा जाता था?
नेगेटिव लॉग ए प्लस नेगेटिव लॉग बी, ऐसा था ना। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करेंगे, नेगेटिव लॉग के ए प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव लॉग के बी, अब इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू। नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू व्हाट? एक मिनट अब आप बताओ, पी के ए, जैसे मैंने कहा था कि ये नेगेटिव लॉग जब किसी चीज के साथ आता है तो पी हाजिर हो जाएगा, तो के ए के सामने हम क्या लिखेंगे? पी के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू पी के बी, सो हम लिखेंगे पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू। सो ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि अगर आप पी के ए को पी के बी के साथ प्लस करोगे तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? पी के डब्ल्यू क्यू। क्या मेरे किसी स्टूडेंट को याद है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पी के डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा कितना होता है? अगर के डब्ल्यू -14 है तो पी के डब्ल्यू जस्ट 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पी के ए प्लस पी के बी इज ऑलवेज इक्वल टू 14। सो न्यूमेरिकल आ सकता है, किस तरह आ सकता है? अगर कोई शख्स आपको पी के ए की वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि पी के बी फाइंड करे, क्या करेंगे? वही करेंगे जैसे बताया था। अगर सपोज वो कहते हैं कि पी के ए किसी चीज़ का 9 है, सपोज वो कहते हैं कि पी के किसी चीज़ का 9 है, व्हाट विल बी द पी के बी? पी के बी को इधर ही छोड़ दो, पी के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? चूंकि ये चीज़ इधर प्लस हो रहा है तो प्लस वाला चीज़ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जो पी के ए है जिसकी वैल्यू 9 है ये उस तरफ चला जाएगा, इसको माइनस करो, चलो -9 5, तो ये बचेगा 5, यानी पी के बी इज़ 5। ये इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, जब आते जाएंगे तो आपसे इस तरह पूछेंगे अगर पी के ए इतना है तो पी के बी कितना होगा, अगर जस्ट के ए इतना है तो के बी कितना होगा। इधर आपने अपने दिमाग को अलग एंगल से सोचना है, सवाल देखना है, और यहाँ अगर इस तरह से आ जाए तो आपने इस तरीके से करना है। ज़रा टाइम चेक करो, टाइम कितना है? मैं लेविस एसिड और बेस के लिए टाइम है या नहीं है? टाइम पूरा हो गया। चले ये फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे लेविस एसिड और लेविस बेस, कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो।